चलिए फिर हम यहाँ देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो क्या है भैया? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या नाम है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में क्या लिखा हुआ कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी, तो यू वुड बी एबल टू, किस किस के लिए? कॉम्प्रीहेंड। क्या चीज कॉम्प्रीहेंड? द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक आ गया भैया मीनिंग ऑफ टेक्स्ट और दूसरा क्या आ गया? टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या आ गया? एक आ गया भैया मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, दूसरा क्या आ गया? टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। आगे फिर है भैया डिस्कर्न। DISCERN। इस वर्ड का मतलब देखूं मैं क्या होता है? DISCERN मीनिंग इन हिंदी पहचानना। पहचानना, ठीक है। पहचानना, जानना, अंतर पहचानना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो डिस्कर्न किस किस के बीच में? डिफरेंस किस किस के बीच में? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में आप डिफरेंस को समझ सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंस पहचान पाओगे किस किस के बीच में? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। फिर अप्रिशिएट द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। इसका भी मतलब देख लें। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट द मीनिंग, सराहना, गुण पहचानना। ठीक है, किसी चीज के गुण वगैरह को पहचानने के बारे में। ठीक है, किस चीज का? कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ किसके? कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, फिर कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड किस चीज को करना? द प्रोसीजर फॉर कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स। फिर आ जाएगा कॉम्प्रीहेंड एंड अप्रिशिएट द मीनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। यार देखो ना, सिर्फ तो पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करने की भी कोशिश करनी है भाई, साथ साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था? कॉम्प्रीहेंड। एक चीज हमको यहाँ पे देखिए, मीनिंग ऑफ टैक्स एंड टाइप्स ऑफ टैक्स। हमको फिर यहाँ पे डिफरेंस देखना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। फिर यहाँ पर क्या था? अप्रिशिएट द कंपोनेंट्स ऑफ, अप्रिशिएट द कंपोनेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को देखना है। फिर प्रोसीजर किस चीज का है? कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, हम किस तरीके से कैलकुलेट करें एंड फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, उसके बाद हमको कॉम्प्रीहेंड, अप्रिशिएट करना है मीनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर कॉम्प्रीहेंड करना है द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम को देखना है। अप्लाई द सेम आइडेंटिटी whether a particular income, whether the particular income falls within the scope of agriculture income। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच आर द पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर एंड कंप्यूट द एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच ऑपरेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है, द प्रीवियस ईयर को समझना है, असेसमेंट ईयर को समझना है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या क्या आ गया भैया यहाँ पर? एक आ गया भैया प्रीवियस ईयर, आ गया असेसमेंट ईयर, आ गया फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, एग्जामिन करना है द सर्कमस्टांसेस व्हेन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर वुड बी असेस्ड टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ठीक है जी, एग्जामिन करना है किस चीज को भी? वो सर्कमस्टांसेस देखने की जब इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर को हम लोग क्या करेंगे? असेस करेंगे काय पर? टैक्स में, असेस टू द टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ठीक है, चलिए। अप्लाई द रेट्स ऑफ टैक्स, हमको क्या करना है भैया? टैक्स के रेट्स को क्या करना है? अप्लाई करने हैं। अप्लाई द रेट्स ऑफ अ टैक्स एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। देखो, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द tax liability of the such person under default regime under section 115 BAC। देखो इसको थोड़ा सा याद करो। डिफॉल्ट रिजीम, बार बार इस चीज को बोलना है। डिफॉल्ट रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम, रिजीम बोलते हैं ना इसको, REGIME, डिफॉल्ट रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, अंडर सेक्शन 115 BAC, अंडर सेक्शन 115 BAC, अंडर सेक्शन 115 BAC। तो डिफॉल्ट रिजीम है अंडर सेक्शन 115 BAC, याद रखना। डिफॉल्ट रिजीम क्या है? अंडर सेक्शन 115 BAC। डिफॉल्ट रिजीम याद रखना, अंडर सेक्शन 115 BAC। तो 115 BAC याद रहेगा, सिंपल ही है। 100 115 BAC। ठीक है,
Apply the rates of tax applicable on different components of total income. Apply the rate of tax applicable on different components of total income of a person for the purpose of determining the tax liability of such person who exercise the option to shift out of the default tax regime and pay the tax under the optional tax regime as per the normal provisions of the tax. ठीक है, फिर से पढ़ो. Apply the rate of tax. Apply the rates of tax applicable on different components of total income of a person for the purpose of determining the tax liability of such person who exercise the option to shift out of the default tax regime and pay tax under the optional tax regime as per the normal provisions of the act. ठीक है, तो टोटल कितने पॉइंट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट थे. कितने? 11. चलो ओवरव्यू देख लो. यहाँ पे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लेते हो, इसको दिमाग में सेट कर लेना. सबसे पहले यहाँ पर भी ये क्या दिखा, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं. सबसे पहले देखो ओवरव्यू में यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिख रहे हैं हमको, बेसिक कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं. सबसे पहले ध्यान दो क्या दिख रहे हैं भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले मुझको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, कितने? 1 2 3 4. कितने? 1 2 3 4. कितने? 1 2 3 4. बेसिक कॉन्सेप्ट में चार चीजें. सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स. सबसे पहले क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स. सबसे पहले क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स. सबसे पहले क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. यहाँ पर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजन. कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 है. कितनी है? 5. याद करो कितनी है? 5. कितनी है? 5. कितनी है? 5. कितनी है? 5. क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या बोलोगे? कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. कितनी चीजें? 5. 1 2 3 4 5. ठीक है, पहले बोलो इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस. याद रहेगा. कितनी है? 5 है. कितनी है? बोलो मेरे साथ. 5 है. कितनी है? 5. याद करने की कोशिश करो. ये कंपोनेंट्स है किसके? इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स है. इनकम टैक्स लॉ के क्या है? कंपोनेंट्स. कितने हैं? 5. इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया एक, तो एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल्स हो गए, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन हो गए और लीगल डिसीजन हो गए. समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है. तो फिर पूछ ले कि भैया इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स के कितने हैं, तो हम बोलेंगे भैया 5 है. कितने हैं? 5 है. कितने हैं? 5 है. कितने हैं? 5 है. कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल्स हो गए, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन हो गए और लीगल डिसीजन हो गए. कितने हो गए? 5. याद रहेंगे कितने हो गए? 5. बोलो इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस. फिर से बोलूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स. देखो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो. एक तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल्स हो गए. समझ में आ गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स, इन दोनों के बीच में क्या है? एनुअल फाइनेंस एक्ट और लास्ट में क्या बचता है? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजंस. याद हो गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर इनकम टैक्स रूल, उनके बीच में क्या बताया था? एनुअल फाइनेंस एक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा? सीएनएन, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन और लास्ट में लीगल डिसीजंस. ठीक है. अच्छा फिर है स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लिएबिलिटी. स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लिएबिलिटी. स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लिएबिलिटी. ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस. डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. समझ में आ गया? डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कोई दिक्कत तो नहीं है. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर different heads. Classification of income under different heads. Classification of income under different heads. फिर है computation of income under each head. ये क्या था? क्लासिफिकेशन था. ये क्या था? कंपुटेशन था. सबसे पहले क्या करना है? क्लासिफाई करना है. फिर क्या करना है? कंपुटेशन करना है. सबसे पहले समझ में आ गया? सबसे पहले तो क्या था? रेजिडेंशियल स्टेटस देख लेना है, डिटरमाइन करना है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. फिर क्या करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स. फिर कंपुटेशन ऑफ इनकम
अंडर ईच हेड। फिर क्या करना है उनको, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। क्या करना है भैया, क्लबिंग करना है, क्या इनकम को क्या करना है, क्लबिंग करना है, किस किस की, स्पाउस की, माइनर चाइल्ड की। इनको क्या करना है, क्लब करना है। इनको क्या करना है भैया, क्लब करना है, स्पाउस माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। फिर क्या करना है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, और सेट ऑफ करना है क्या, लॉसेस को। सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, और सेट ऑफ करना है क्या, लॉसेस को। उसके बाद क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। फिर क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। फिर क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। फिर डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। फिर डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। फिर डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। उसके बाद क्या करना है भैया, कंप्यूटेशन करना है किसका, टोटल इनकम का। उसके बाद कंप्यूटेशन करना है किसका, टोटल इनकम का। और लास्ट में कंप्यूटेशन करना है टैक्स लिएबिलिटी का। समझ में आ गया कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी चीजें हो गई, टोटल 9 चीजें हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले वाले में जो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में था वहां पर 5 था ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, एनुअल फाइनेंस एक्ट था, इनकम टैक्स के फिर रूल्स थे, फिर सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजंस। यहाँ पे किस तरीके से याद रख लोगे, ये कितने थे, 5 थे, और यहाँ पे 9। 9 में बोलो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, बोलो मेरे साथ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। समझ में आया। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। समझ में आ रहा है। फिर है कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। फिर आ जाएगा क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। क्लबिंग करना है, क्या करना है भैया, क्लबिंग करना है, क्या करना है भैया, क्लबिंग करना है। क्लबिंग किसका, इनकम का, किसकी इनकम का, स्पाउस की और माइनर चाइल्ड की इनकम का। समझ में आ गया। फिर हमको क्या करना है, सेट ऑफ करना है और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। क्या करना है, सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस करना है, ठीक है। फिर हमको कंप्यूटेशन करना है कहाँ से भैया, किसका, ग्रॉस टोटल इनकम का, जीटीआई का। कंप्यूटेशन किसका करना है, ग्रॉस टोटल इनकम का, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, डिडक्शन आ जाएगा जीटीआई से, डिडक्शन आ जाएगा फ्रॉम जीटीआई, डिडक्शन आ जाएंगे। और फिर हमें कंप्यूटेशन मिल जाएगी टोटल इनकम की। लास्ट में हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लिएबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं, कितने थे, 9 थे। तो एक काम करते हैं, 9 को 3 3 करके समझते हैं। पहले इन तीनों को याद कर लो भाई, याद ही तो करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। समझ में आ गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस को क्या करना है, सबसे पहले डिटरमाइन करना है। फिर उनको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। तो ये 3 पहले एक साथ याद कर, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, ठीक है। फिर उसके बाद इन 3 को याद करो। एक में क्या आ जाएगा, क्लबिंग आ जाएगा, फिर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, फिर कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई आ जाएगा। क्लबिंग करना है इनकम को किस किस की, स्पाउस की, माइनर चाइल्ड की। समझ में आ गई, क्लबिंग ऑफ इनकम किस किस की, स्पाउस की, माइनर चाइल्ड की। फिर क्या करना है, सेट ऑफ करना है और कैरी फॉरवर्ड करना है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस करना है। फिर कंप्यूटेशन करना है जीटीआई का। ये तीनों याद रखे ना। क्लबिंग ऑफ पहले देखो, क्लबिंग से याद रखो, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड से याद रखो, और टोटल इनकम का कंप्यूटेशन को याद रखो, 3 याद रहेगा। समझ में आ गया। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा, पहले क्लबिंग है, फिर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई आ जाएगा। फिर लास्ट में 3 है, डिडक्शन आ जाएगा, कंप्यूटेशन आ जाएगा, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब मैं इसको बोलता हूँ डीसीसी। कि सबसे पहले डिडक्शन करो कहाँ से, जीटीआई से। डिडक्शन करो कहाँ से, जीटीआई से। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम से क्या करनी है, डिडक्शन करनी है। उसके बाद कंप्यूटेशन करनी है काय की, टोटल इनकम की। कंप्यूटेशन करनी है काय की, टोटल इनकम की। फिर कंप्यूटेशन करनी है भैया टैक्स लायबिलिटी की। अब आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद करते करते चलो, दिमाग में बैठाना भी है भाई। चलो आगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझनी है, पहले मैं देख लेता हूँ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो देखो, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमने पहले देखा था उसमें 5 चीजें थी, फिर 9 थी, अब 8 है। याद हो जाएगा, देखिए सब याद करके जाएंगे, याद ही तो करना है भाई। 5 8, 5 9 और 8, समझ तो कहीं पे भी जाएंगे, याद करना है यहाँ पर बैठ के। समझा तो कोई भी देगा, समझाने वाले यूट्यूब में बहुत है, याद करना है मेन चीज। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले देखो, असेसी, असेसमेंट। समझ में आया, असेसी, असेसमेंट,
ठीक है। तो सबसे पहले असेसी हो गया, दो ए हैं पहले स्टार्टिंग में, याद रखना दो ए हैं। एक क्या हो जाएगा असेसी, फिर असेसमेंट, फिर उसके बाद आ जाएगा पर्सन, फिर पर्सन की इनकम, कहाँ की, भारत की। समझ में? असेसमेंट ईयर चेक करो उसका, प्रीवियस ईयर को देखो, एग्रीकल्चर इनकम पर आ जाओ, सिंपल है। देखो असेसी को देखो, असेसमेंट को देखो, स्टार्टिंग में दो ए हैं, एक काय का है, असेसी का है, एक क्या है, असेसमेंट है। फिर बात आ जाएगी किसकी, पर्सन की। कहाँ का पर्सन, मतलब उसकी इनकम देखो, पर्सन की क्या देखनी है, इनकम देखनी है। फिर कहाँ, भारत इंडिया को समझना है, असेसमेंट ईयर को समझना है, प्रीवियस ईयर को समझना है, और एग्रीकल्चर इनकम पर आ जाएंगे। आठ समझ में आ गए? फिर से बोलूं तो आठ को एक काम करते हैं, चार चार करके समझते हैं, ठीक है। असेसी, असेसमेंट, पर्सन, इनकम, कोई दिक्कत तो नहीं है। असेसी, असेसमेंट, पर्सन, इनकम, असेसी, असेसमेंट, पर्सन, इनकम, ठीक है। असेसी, असेसमेंट, पर्सन, इनकम, ठीक है। उसके बाद इंडिया, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और लास्ट में एग्रीकल्चर इनकम, सिंपल है। इंडिया, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और लास्ट में एग्रीकल्चर इनकम, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा समझ में? फिर से बोलूं, इंडिया, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एग्रीकल्चर इनकम। याद करना है भाई, इनको याद करने में फटाफट आ रही है। फिर है बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स। इसमें तो दो ही चीज है, बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स। फिर जाएगा चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, और फिर रह जाएगा एक रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ गया? दो चीजें आ गई, बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स में दो चीजें आ गई, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स और रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आया? बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स में दो चीजें आ गई, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स और रेट्स ऑफ टैक्स, ठीक है। दो ही चीजें आ गई। तो ये था पांच, आठ, नौ और दो, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन में। देखो सबसे पहले क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, इसमें पांच थे। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट आ गया, इनकम टैक्स रूल्स आ गए, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आ गया, और लीगल डिसीजंस आ गए। पांच समझ में आ गया? फिर से बोल दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिमाग में बैठाओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट, फिर इनकम टैक्स रूल्स, फिर नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, सर्कुलर से नोटिफिकेशन, वही वाली बात, फिर लास्ट में डिसीजंस आ जाएंगे, कौन से, लीगल डिसीजंस, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजंस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, पांच हो गया। पांच के बाद नौ पर आ जाओ। स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें नौ थे ना, नौ, तो नौ को हमने तीन तीन करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटर्मिनेशन करना है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। समझ में आए? तीन एक साथ देख लो, तीन एक साथ देख लो, तीन एक साथ देख लो, ये तीन एक साथ देख लो पहले। नौ थे ना टोटल, तो नौ को तीन तीन करके समझते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर उस क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, तीन करके समझ गए। डीसीसी आ गया, ये भी देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स आ गए, उसके बाद क्या हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ, हो गया ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। क्लियर? आ बैठ रहा है दिमाग में? तो डीसीसी, डिटर्मिनेशन कर दिया रेजिडेंशियल स्टेटस का, क्लासिफिकेशन कर दी इनकम को अंडर डिफरेंट हेड्स, उसके बाद कंप्यूटेशन कर दी इनकम अंडर ईच हेड, ठीक है। फिर आ जाएगा क्लबिंग करना है, सेट ऑफ करना है, कंप्यूटेशन आना है, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा, इनकम को उनकी क्या कर देना है, क्लबिंग कर देना है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ प्रोसेस करना है, कंप्यूटेशन कर देना है जीपीआई की। इन तीनों को एक साथ ले लो। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा, सेट ऑफ, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस कर देना है, फिर कंप्यूटेशन कर देना है जीटीआई की। समझ में आ गया? ये तीनों याद रहेंगी, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा, सेट ऑफ और क्या, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई, और लास्ट में तीन क्या था, डिडक्शन कर देना है फ्रॉम जीटीआई से। डिडक्शन करना है कहाँ से, जीटीआई से। डिडक्शन करना है कहाँ से, जीटीआई से, तो तुमको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटेशन हो जाएगी किसकी, टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करनी है। सॉरी, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। लास्ट में क्या था, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखनी है। ये कहते हैं स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। डेफिनेशन कितनी थी, तो आठ थी। कितनी थी, आठ। असेसी, असेसमेंट, पर्सन, इनकम,
असेसी असेसमेंट पर्सन इनकम, असेसी असेसमेंट पर्सन इनकम। उसके बाद था इंडिया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। इंडिया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर इनकम, इंडिया असेसमेंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर। देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें याद ही रहेगा। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में हम रहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी ध्यान रहेगी। उससे पहले असेसी और असेसमेंट दोनों ए से हैं, सपोज कर लो पर्सन हो गया, इनकम होगी बस। आगे समझ, बेसिस ऑफ चार्ज में क्या आ जाएगा, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा और रेट्स ऑफ टैक्स आ जाएगा। क्लियर, आ रही है बात समझ में? लास्ट में दो थे, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स और रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, पहले हम इतना याद कर लेते हैं। टाटा बाय बाय।